स्वदेश प्रेमियों, आज का दिन हमारे भारतीय इतिहास में एक गौरवपूर्ण दिन बता है। 26 जून 1857 को नाना साहब पेशवा ने कानपुर को पूरी तरह स्वतंत्र करा लिया था। वहाँ उनका शासन कायम हो गया था। नाना साहब की ताजपोशी हुई थी। इसके पहले जो युद्ध हुआ था और उस युद्ध में नाना साहब ने भारतीय परंपराओं के अनुसार अंग्रेज़ों से पहले ये कहा कि आप लोग कानपुर छोड़ के जा सकते हैं, हम आपको बाहर जाने के लिए साधन उपलब्ध करा देंगे। लेकिन अंग्रेज़ों ने किलाबंदी कर ली और वो नहीं गए। नाना साहब ने एक संदेश भिजवाया उनको, संदेश का कोई जवाब नहीं आया तो नाना साहब की ओर से एक गोला फेंकवाया गया उनके किलेबंदी पर। तो उस गोले से कुछ लोग घायल हुए। एक डॉक्टर था, उस गोले में मारा गया वो। तब अंग्रेज़ों ने सफ़ेद झंडा दिखा करके संधि की और संधि के बाद उन अंग्रेज़ों को निकलने के लिए नावों की व्यवस्था की गई। महिलाएं थीं, उनके लिए पालकी की व्यवस्था की गई। जो अंग्रेज़ अफसर थे उनके लिए हाथियों की व्यवस्था की गई। सब सती चौरा घाट पे गए और सब काम विधिवत चल रहा था। इतने में बाहर से जो गाँव से कुछ लोग आए, जिनके गांव के गांव जला दिए गए थे, जिनके गांव में आबाल वृद्ध महिलाएं मार दिए गए थे, जला दिए गए थे। उन लोगों ने कहा कि जब हमारे गांव वाले सब जल गए हैं तो ये क्यों निकल के जा रहे हैं। नतीजा ये हुआ कि सती चौरा कांड पर एक नृशंस हत्याकांड हुआ। उसमें तमाम अंग्रेज़ अफसर, तमाम अंग्रेज़ सैनिक, कुछ महिलाएं जो इलाहाबाद के लिए रवाना हो गई थी, वो गंगा जी में मारी गई। खैर, ये सब लड़ाई के दौरान हुआ। 26 जून 1857 को नाना साहब ने पूरा कानपुर स्वतंत्र करा लिया और इसके बाद उनकी ताजपोशी हुई। लेकिन अंग्रेज़ों को जब खबर मिली कि सती चौरा कांड में इस तरह से अंग्रेज़ मारे गए हैं या बीबी घर में कुछ बच्चे महिलाएं मारी गई हैं, यद्यपि उन चीज़ों में नाना साहब का हाथ नहीं था। इतिहास इस बात का साक्षी है कि उन्होंने उन महिलाओं बच्चों की सुरक्षा देने की पूरी व्यवस्था की थी। लेकिन तत्कालीन परिस्थितियाँ ऐसी थी, जो कुछ लोग जिनके नज़दीक के आदमी मारे गए थे, जिनके गांव फूंक दिए गए थे, उनके जज्बात काबू में नहीं रहे और कुछ अंग्रेज़ों का नरसंहार हुआ। हैवलॉक जब उसने सुना कि इस तरह से कानपुर स्वतंत्र हो गया है, लखनऊ स्वतंत्र हो गया है, तो हैवलॉक ने कानपुर प्रस्थान किया अपनी फ़ौजों के साथ और 17-18 जुलाई को युद्ध हुआ। उस युद्ध में नाना साहब के जो भतीजे थे वो घायल हुए। भीषण युद्ध हुआ था। अंत में नाना साहब को कानपुर छोड़ना पड़ा। बिठूर जो उनकी राजधानी थी, जहाँ उनका राजभवन था, बिठूर छोड़कर वो गंगा पार गए। उनके साथ परिवार के 9 लोग थे, महिलाएं थीं, 2 नौकर थे। इस तरह से ये 9 लोग जो थे वो गंगा पार गए। अब मैं एक बात बताऊं आपको, जो दिलचस्प बात है, जो हमारे आपके लिए भी बड़ी गौरवपूर्ण बात है। कभी समर्थ गुरु रामदास ने छत्रपति शिवाजी को अपनी एक धोती दी थी। शिवाजी के मांगने पर, शिवाजी ने मांगी थी तो समर्थ गुरु रामदास ने उनको एक धोती दी थी। और वो धोती कालांतर में पेशवाओं के पास आई तो नाना साहब पेशवा के पास भी वो धोती थी और उसकी धार्मिक महत्ता इतनी थी
कि चंदन की पिटारी में वो धोती रखी जाती थी और नित्य प्रति उसकी पूजा होती थी। तो जब नाना साहब ने बिठूर छोड़ा तो जो अपने पेशवाई साजो सामान थे उस सब साजो सामान उन्होंने एक चादरे में रखे। वो पिटारी भी रखी जिसमें समर्थ गुरु रामदास की धोती थी, वो भी रखी। और एक नाव से जब चले वो, तो कुछ दूर चलने के बाद नाना साहब ने सोचा कि अब पेशवाई हमेशा के लिए ख़त्म हो गई, लिहाजा अब पेशवाई के जो चिन्ह हैं उनके रखने से भी क्या फ़ायदा। तो उन्होंने सभी पेशवाई के चिन्ह गंगा जी में फेंक दिए। दूसरे पार पहुँचे जब, आप कल्पना नहीं कर पाएंगे कि इतने राजसी ठाट में रहने वाले वो रानियाँ, वो राजकुमार, नाना साहब खुद, इनके पास कुछ खाने पीने को नहीं था, ऐसे ही भाग खड़े हुए थे। कुछ पैसे भी नहीं थे इनके पास। एक राघोबा नाम का उनका नौकर था जो कि 1 साल की अवस्था में उनकी माँ छोड़ करके मर गई थी। राघोबा के पास 1 रुपया पड़ा हुआ था। वो 1 रुपये से कुछ सब्जी लाया, कुछ आटा लाया, कुछ ला करके उसने रोटियां बनाई। तो वो रानियों को रोटियां इतनी नाजुक थी वो कि वो रोटियां अच्छी नहीं लगी, लेकिन भूख के कारण 2-1 ग्रास उन्होंने खाए। अब मैं आपको नाइस्टीज़ बताऊं कैसी नाइस्टीज़ थी। हजरत महल ने सुना कि नाना साहब कानपुर का युद्ध हार गए हैं और वो पलायन कर रहे हैं। उन्होंने अपने एक ज़मींदार से कहा, जो गंगा के किनारे गांव था, कि नाना साहब आ रहे हैं, उनका अच्छी तरह व्यवस्था की जाए, इंतज़ाम किया जाए। तो नाना साहब जब गंगा पार हो गए, भूखे प्यासे, क्लांत, सब लोग परेशान, ऐसे समय में वो ज़मींदार जिसे बेगम हजरत महल ने कहा था कि नाना साहब की जाके सहायता करो और उनको लेके आ पाओ, वो आया। उसने नाना साहब से प्रार्थना की कि आप हमारे घर चलिए। उनकी आवभगत की, उनके लिए हाथी लेके आया। वो हाथी पे नाना साहब गए बैठ करके। पालकियाँ आई, पालकियों में उनके रनिवास गई बैठ करके, रानियाँ जो थी वो। और वो गांव का नाम था फतेहपुर 84। फतेहपुर 84 में नाना साहब के 1-2 दिन समय कटा। नाना साहब ने विधिवत, नाइस्टीज़ में बता रहा हूँ, नाना साहब ने विधिवत हजरत महल से एक चिट्ठी भिजवाई उनके पास और कहा कि मैं आपकी सीमा में आना चाहता हूँ, क्या मुझे आज्ञा है आपकी सीमा में आने की। ये औपचारिकता देखिए, ये भारतीयता देखिए। लेकिन हजरत महल तो पहले से तैयार थी उनके स्वागत के लिए। हजरत महल ने उनके स्वागत के लिए तमाम असबाब भेजे और उन्हें लखनऊ बुलाया, लखनऊ के शीश महल में रखा। नाना साहब ने उनके साथ मिल करके अंग्रेज़ों के विरुद्ध कई युद्ध किए और अंततः अंग्रेज़ों ने फिर कानपुर रिकैप्चर करने के बाद लखनऊ रिकैप्चर किया। और लखनऊ के बाद हजरत महल, नाना साहब पेशवा और उनके घर के सब लोग वो नेपाल चले गए। अंत समय तक नेपाल में रहे। और नेपाल में भी राणा जंग बहादुर जो नेपाल का राजा था, वो अंग्रेज़ों का साथ दे रहा था। अंग्रेज़ बार बार उसको प्रभावित कर रहे थे कि वो नाना साहब को पकड़ कर दे। नाना साहब पर 1 लाख रुपए का इनाम था और उस इनाम की जो गजट हुआ था, उस इश्तहार में ये साफ साफ लिखा गया था कि नाना साहब को कोई जिंदा या मुर्दा पकड़वाए तो उसे 1 लाख रुपए दिया जाएगा, और अगर उसने कोई अपराध भी किए हैं 1857 के इस गदर में तो उसके अपराध क्षमा कर दिए जाएंगे। 5 लोगों के नाम थे जिनके अपराध नहीं क्षमा किए जाएंगे। उसमें हमारी मैनपुरी के राजा तेज सिंह भी थे, जिनके बारे में लिखा गया था कि अगर ये नाना को पकड़वाते हैं तो इनके अपराध क्षमा नहीं होंगे। खैर, नाना साहब भूखे प्यासे, फटे वस्त्र, आप मुझे स्मरण आता है कि क्या अवस्था रही होगी। मैंने तो कभी किसी शासक को इस तरह भागते हुए नहीं देखा, मैं कल्पना नहीं कर सकता। लेकिन मैं आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जब सद्दाम हुसैन पर आक्रमण हुआ था, जब सद्दाम हुसैन को अपदस्थ कर दिया गया इराक में, तो सद्दाम हुसैन की जो स्थिति थी, किस तरह से एक
भीतर एक गड्ढे में छुपे बैठे थे, बासी रोटियां खा रहे थे, दाढ़ी बढ़ गई थी, बाल बढ़ गए थे, हक्के बक्के थे एकदम। वो जो सद्दाम हुसैन की तस्वीर मैंने देखी है, हमें लगता है कि नाना साहब की तस्वीर इससे भी बदतर रही होगी। खाना नहीं मिलता है, 7-7 दिन हो गए, 8-8 दिन हो गए हैं, वस्त्र सब फट गए हैं, जीर्ण शीर्ण वस्त्र हो गए हैं। राणा जंग बहादुर से कहा जा रहा है कि नाना साहब को पकड़ के दो हमें। वो ये सोचता है कि नाना साहब जो हैं वो ब्राह्मण हैं, हम उन्हें पकड़वाएंगे तो हमें ब्रह्म हत्या लगेगी। तो वो बहाने बनाता है कि नहीं, नाना साहब मर गए। अंग्रेज कहते हैं नाना साहब नहीं मरे, अभी तुम्हारे यहाँ जिंदा हैं, पकड़ के दो हमें। आप यकीन क्या कर सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं